दोस्तों, इंडिया गठबंधन की आज एक रैली रामलीला मैदान दिल्ली में हुई। यानी कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने जो कुनबा जोड़ा था उसका परिणाम भी आज लोगों को सबके सामने आ गया। आने वाला भविष्य ये बता गया कि इलेक्शन में इस पार्टी का कितना वजूद है, क्योंकि रामलीला मैदान में 15 से 20 हज़ार लोगों की भीड़ भी ये पार्टियां सारा पूरा जोर लगाने के बाद भी इकट्ठी नहीं कर पाई। पंडाल पीछे से सारा के सारा खाली रहा दोस्तों। उसके बावजूद भी पार्टी के जो कदावर नेता थे, जैसे कि राहुल गांधी जी, वो जो बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी 31 मार्च के कारण एक्साइज के ठेके टूटते हैं शराब के, लिकर के, तो कोई सस्ता नशा करके बोल रहे हो स्टेज के ऊपर। वो कह रहे थे कि अगर बीजेपी इस बारी सरकार में आ गई, 400 सीटें बीजेपी को मिल गई, तो पूरे देश में आग लग जाएगी, देश का संविधान खत्म हो जाएगा, देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जितनी भी पार्टियां बोल रही थी, क्या इनके पास अपना लोकतंत्र है? आइए सीधे सीधे बात करते हैं इनसे। कांग्रेस जो बात कर रही है, लोकतंत्र की दुहाई दे रही है, क्या कांग्रेस के अंदर खुद लोकतंत्र है? कांग्रेस के अंदर नंबर 1 का नेता, नंबर 2 का नेता, नंबर 3 का नेता कहाँ से आ रहे हैं? एक ही परिवार से तो आ रहे हैं ना। फिर जब अपनी पार्टी में ही आपके लोकतंत्र नहीं, तो आप देश का लोकतंत्र क्या बचाओगे? जो चीज़ आपके कंट्रोल में है आप उसको ही नहीं कुछ ठीक कर पा रहे हो, तो देश का क्या करोगे आप? आपकी पार्टी कितनी बड़ी पार्टी थी देश में, आज वो 52 सीटों के ऊपर सिमट के रह गई है। अभी भी आप आने वाले इलेक्शन में जीतने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहे, सिर्फ मोदी विरोध के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं कि मोदी से देश को बचाओ। आपके पास क्या एजेंडा है देश को बचाने के लिए? मोदी नहीं तो ना सही, लेकिन आप कैसे बचाओगे? आप क्या करके दोगे देश को? आप डायरेक्शनलेस हो, आपको पता नहीं कि देश के लिए कुछ प्लानिंग करनी है, देश को कहाँ लेके जाना है। मोदी की जो बीजेपी पार्टी है वो तो फिर अनाउंस करते हैं कि हम देश को जी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे। आपके पास क्या डायरेक्शन है? आप बस अपने ये चाहते हैं कि आपके जो केस चल रहे हैं वो छूट जाएं, वो केसों से आपको मुक्ति मिल जाए, आपको ईडी या सीबीआई इंक्वायरी के लिए ना बुलाए। आप लोगों का तो ये मकसद रह गया। जैसे कि आपकी पार्टी के अंदर भी खुद आपके राहुल जी, आपके ऊपर भी, इवन प्रियंका और आपकी जो माता श्री या सोनिया गांधी जी के ऊपर 5,000 करोड़ का केस चल रहा है। आप चाहते हैं कि उसके बारे में इंक्वायरी ना हो, कोई हमारे से पूछताछ ना हो, कोई पूछे ना देश में क्या चल रहा है, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। इसलिए आपको लगता है देश के डेवलपमेंट के लिए तो कोई प्लान ही नहीं है आपके पास, कंक्रीट लेके आए हो आप लोग। आपने गठबंधन बनाया सिर्फ अपने आप लोगों को बचाने के लिए। उसमें जितने भी नेता शामिल हैं वो किसी न किसी करप्शन के मामले में इन्वॉल्व हैं। चलिए मैं आपको खुल के बताता हूँ। आपका जो सेकंड नेता है, जिसको आप बहुत ज़्यादा उसके ऊपर चल रहे हैं, आपके जो बात कर रहे हैं, आप और की बात की आपने, आपके साथ भी देखिए कौन से नेता इसमें बाहर हैं। उनके सीएम तक तो उनका अंदर है घपला करने के मामले में। इवन उनके जो डिप्टी सीएम है वो भी अंदर है, उनके सांसद भी अंदर हैं, और उनके जो हेल्थ मिनिस्टर थे वो भी अंदर हैं। कौन मतलब किसकी बात कर रहे हैं कि आप कौन ईमानदारी के साथ सामने बाहर आ रहा है आपके साथ जो पार्टी? आरजेडी की बात करें लालू प्रसाद यादव की, तो लालू प्रसाद खुद एक क्रिमिनल है, वो उनको सजा हुई है और अभी वो केस चल रहे हैं उनके ऊपर। नौकरी के बदले ज़मीन का मामला चल रहा है रेलवे के अंदर उनके ऊपर। उसके तेजस्वी यादव जो बहुत बढ़ चल के भाषण दे रहे हैं यहाँ पर सभा के अंदर कि ये मोदी तो दगाबाज हैं। दगाबाजी तो उनके पिताजी ने करी है पूरे देश के साथ। रेलवे मिनिस्टर रहते हुए सारा चारा खा गए, चारा घोटाला करा इन्होंने, जिसमें उनको सजा भी हुई है। अभी भी जमानत पे बाहर चल रहे हैं। ये कैसे कितना अपना बड़ा घपला करके छुपाने के बाद बड़े शान से कसीदे गढ़ रहे हैं अपनी तारीफ के। देश की डेवलपमेंट के लिए देश को किस डायरेक्शन में लेके जाना आने वाले साल में, अगर हम जीत कराते हैं, उस तरफ कोई प्लानिंग नहीं है। क्योंकि अंदर से तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने जीतना ही नहीं है। आगे की बात तो तभी सोचते ना अगर आपको विश्वास हो जाए कि हम लोग जीत के आने वाले हैं। आपको पता हम जीत के तो आने वाले नहीं है, इसलिए मोदी विरोध कर करके रोला डाल लो। तो ऐसे देश की दुनिया भी, जनता भी समझती है आपको कि आप किस डायरेक्शन में देश को लेके जा रहे हो और क्या कहना चाह रहे हो। उद्धव ठाकरे जी हैं, उनके भी नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। वो भी एक मतलब पारिवारिक पार्टी है। आरजेडी भी पारिवारिक पार्टी है। अब केजरीवाल जी की पार्टी का हाल देख लीजिए आप। केजरीवाल जी अंदर गए तो सीएम के लिए अपनी वाइफ को आगे कर दिया। सेकंड कैटेगरी का उनके पास भी, कतार का नेता उनके पास भी नहीं है। तो आप देखिए कौन अपना तो आपसे लोकतंत्र अपनी पार्टियों में तो लागू नहीं हुआ, आप देश में लोकतंत्र को बचाने की बात करनी शुरू हो गए हैं आप लोग। शरद पवार जी भी का भी यही हाल है। उनकी बेटी भी देख लीजिए, वो भी आरोपों में घिरी हुई है। दूसरे पास महबूबा मुफ्ती जी जो ये कहती फिरती थी कि अगर 370 हटेगा
तो इस देश में कोई झंडा, जम्मू कश्मीर में कोई झंडा उठाने वाला नहीं बचेगा। अब देखिए, जो देश को तोड़ने वाले, बात करने वाले लोग थे, वो आपके साथी हैं। वो लोकतंत्र बचाएंगे। फारूक अब्दुल्ला जी को राजीव गांधी जी ने अनडेमोक्रेटिक तरीके से वहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद से मुझे जम्मू कश्मीर आग की लपट में जलना शुरू हो गया। अगर वो अभी भी लोग यही कहते हैं कि उस टाइम ये स्टेप ना लिया तो शायद जम्मू कश्मीर में इतना नुकसान ना होता। आप देखिए, आप डेमोक्रेसी की बात किस तरह से कर लेते हैं। आप अपने अनडेमोक्रेटिक लोग होने के खुद हो, अनडेमोक्रेटिक तरीके से अपनी पार्टियां चलाते हो, फिर आप डेमोक्रेसी की बात करते हो हिक तान के। ये तो कोई समझ से बाहर बात है कि लोग राहुल जी ऐसा नहीं करके बैठे हैं। लोग सस्ताने से नहीं करते हैं। लोग जानकारी रखते हैं कि आपने पीछे क्या करता और आगे क्या करोगे अगर आप जीत भी गए आप लोग। तो सबको पता है कि आने वाले टाइम में फिर आप करप्शन करोगे, फिर करप्शनों को बचाने के लिए फिर तुम दोबारा वोट मांगोगे लोगों से कि यार हमारे पे कोई कार्रवाई ना हो, हम मर गए, हम पिट गए। तब बनर्जी जी हैं, उनके मामले में देखिए, उनके पार्टी में भी कोई दूसरे का नेता नहीं, उनका भतीजा ही है जो सेकंड उसका उनके बाद वो काम संभालेगा पार्टी को। तो लोकतंत्र तो उनकी पार्टी में भी नहीं है, वो भी गफलों में गिरी है। उनके कई मंत्रियों पर केस चल रहे हैं, कई किसी के पास से रिकवरी हो रही है। तो ये मिला जुला कर आप बात करें तो कोई भी अपनी इनकी पार्टियों में लोकतंत्र नहीं है और दूसरे लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं। इसलिए अब बात करते हैं आम आदमी की, जो सुनीता केजरीवाल जी हैं, इन्होंने बड़े उत्साह से केजरीवाल जी का लेटर पढ़ा और कहा इन्होंने कि केजरीवाल जी ने 6 गारंटियां दी हैं। दोस्तों, बिजली कटौती मुक्त भारत, बहुत अच्छी बात है, बिजली कटौती मुक्त भारत होना चाहिए, परंतु बिजली को पैदा करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए ना। लोगों को फ्री बांट कर तो बिजली मुक्त होने लगा भारत, कि लोगों को बिजली फ्री बांट दो, भारत मतलब कि बिजली मुक्त हो जाएगा। पंजाब में अभी जो बिजली दी जा रही है उसके आने वाले समय में क्या परिणाम निकलेंगे और अभी पंजाब में उसका क्या असर पड़ रहा है, ये भी सबके सामने है। 2 साल में पंजाब का कर्जा 4 गुना ज़्यादा हो गया। 2 साल में 4 गुना ज़्यादा हो गया कर्जा पंजाब का। तो ये आने वाले समय में इसका और असर दिखेगा। तो आप बिजली मुक्त भारत तो करिए, बहुत अच्छी बात है, पर बिजली पैदा करेंगे कहाँ से करेंगे, कैसे बिजली डिस्ट्रीब्यूट होगी, उसके ऊपर गौर करिए। उसके बारे में कोई प्लान लेकर आए ना आप। फ्री तो सभी देना चाहते हैं, सभी के लिए भोजन व्यवस्था बहुत अच्छी बात है, फ्री नहीं बंटना चाहिए। भोजन की व्यवस्था सभी के लिए आपको करनी चाहिए। नेता हैं आप लोगों का, यही काम है, आपको करनी भी चाहिए। उसके लिए अच्छे सरकारी स्कूल बहुत अच्छा स्टेप है। बच्चों के लिए अच्छे सरकारी स्कूल होने चाहिए लोगों के लिए। कम से कम आपके जितने इंडिया अलायंस के मुख्यमंत्री हैं, जहाँ जहाँ इंडिया अलायंस की सरकार है, वहाँ पर तो ये काम करवा सकते हैं ना आप। अभी सेंटर में नहीं है आपका बस चलता, तो कम से कम जहाँ पर आपकी सरकारें चल रही हैं आपके गठबंधन की जोड़ की, वहाँ पे तो कराइए ना, अच्छे स्कूल खुलवाइए। देखिए आपकी बात मानते हैं लोग, ये अच्छे स्कूल खुले डिस्ट्रिक्ट में तो अच्छी बात है ना, खुलवाओ तो सीन से। आप सब चीज़ों के लिए उम्मीद लगाओगे सेंटर से, वहाँ अपने दम पर कुछ नहीं करना चाहेंगे, तो खोलो ना भाई अच्छे स्कूल। कौन रोक रहा है? स्टेट का वैसे भी ये मैटर है, स्टेट खोले, जहाँ जहाँ गठबंधनों के सरकारें चल रही हैं वहाँ खोलें अच्छे स्कूल। हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बहुत अच्छा उपराला है आपका। लेकिन मैडम, जो भी आपने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक में घोटाले हुए हैं, जिसकी अभी इंक्वायरी चल रही है, जिसके कारण अभी आपके जो सौरभ भारद्वाज जी हैं उसको कोर्ट से फटकार लगी है ताजी कि मोहल्ला क्लिनिक में नकली सब स्टैंडर्ड की दवाइयाँ आ रही हैं, जो टेस्ट हो रहे हैं वो फर्जी हो रहे हैं, टेस्टों की रिपोर्ट सही नहीं आ रही है। तो ऐसे खोलोगे मोहल्ला क्लिनिक हर गाँव में? ऐसे मल्टी स्पेशलिस्ट डिस्ट्रिक्ट वो खोलोगे जहाँ पर सारा फर्जी वाड़ा चलेगा? आपसे दिल्ली का तो कुछ संभाल नहीं हो रहा, आप पूरे देश की बात करने चले हो। कितना बड़ा घोटाला करने का इरादा है आपका? जो अभी हाथ में है वो तो सही से चल नहीं रहा आपके पास से। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे पूरी तरह से जी। आपने कभी स्वामीनाथन की रिपोर्ट को स्टडी किया है? एक बार स्टडी करके तो देखते उसमें कितने फ्लॉ हैं, वो कितना नुकसानदायी साबित होगी किसानों के लिए। वो नहीं है तो इसके लिए आपके लिए बहुत से हमारे यहाँ पे विद्वान हैं जो इस मैटर पे आपको रोशनी डाल सकते हैं। आप उनसे ओपन डिबेट भी कर सकती हैं अगर चाहें जब भी। तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मैडम आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, लिख के रख लीजिए, कभी नहीं मिल सकता। मिलना होता तो देश की आज़ादी से लेके अब तक मिल जाता। ये गलत आदमियों गलत सोच क्यों पैदा कर रही हो लोगों के बीच में? ये चूरन अब नहीं चलने वाला आपका कि दिल्ली को पूर्ण दर्जा मिल जाएगा राज्य का। नहीं मिल सकता दिल्ली को। जम्मू कश्मीर को मिल सकता है पर दिल्ली को नहीं मिल सकता। ये भी आपको भी मालूम है क्यों नहीं मिल सकता। देश की राजधानी है वो,
ऐसा नहीं हो सकता। सारा कुछ आपके हाथ में पकड़ा दें और आप किन लोगों के साथ जाके, किन की गोद में जाके बैठ के आप लोग काम करना शुरू कर देते हो, ये भी जग जाहिर है। ऐसे ही दोस्तों, सुनीता केजरीवाल जी ने तो जो अपने केजरीवाल जी का लेटर पढ़ के बताया और बताया, वो कहते बहुत शेर हैं, वो जल्दी बाहर आएंगे। अब मैडम वो जल्दी बाहर नहीं आने वाले हैं। मनीष जी को देख लीजिए कितना टाइम होने लगा है। वो ऐसे ही आप मुझे धीरे धीरे दिन बढ़ते ही जाएंगे। अब देखिए सरकार का क्या बनता है, राष्ट्रपति शासन लागू होता है कि आप कुर्सी पे बैठती हो, ये डिपेंड करता है 6 महीने के लिए। उसके बाद दोस्तों, प्रियंका गांधी ने बहुत उत्साह के साथ माइक संभाला और उन्होंने बोला कि जी मैं 5 डिमांड्स करती हूँ, हेमंत सोरेन और केजरीवाल जी को छोड़ा जाए। तो हेमंत सोरेन और केजरीवाल जी को इलेक्शन कमीशन ने बंद करा है। इनको तो कोर्ट ने सजा दी हुई ना, कोर्ट ने बंद किया है ना अंदर। ईडी के मामलों में ये वांछित हैं, उसमें उनको अंदर गए हुए ना, ये तो इनको इलेक्शन कमीशन ने तो बंद नहीं किया। आप क्या चाहते हैं कि देश में इलेक्शन हो रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें प्रक्रियाएं रुक जाएं? जिन्होंने चोरी करी है उनके ऊपर कोई एक्शन ना हो उस दौरान पे, सारी चीज़ें रुक जाएं। और केजरीवाल जी के केस में तो अलग ही चीज़ है। उन्होंने तो हमें खुद डिसाइड किया कि इलेक्शन के टाइम ही मेरे को अंदर जाना है। अगर मैं पहले चला जाता तो मेरे को शायद इतनी माइलेज ना मिलती वोटों की। दूसरा, आप कहते हैं कि चुनाव आयोग को सभी पार्टियों को समान अवसर देने चाहिए। तो मैडम समान अवसर कहाँ नहीं मिल रहे हैं? इलेक्शन कमीशन सभी को समान अवसर देता है, चाहे कोई एक इंडिपेंडेंट आदमी खड़ा हो, चाहे कोई पार्टी के बेस पे खड़ा हो, सभी को समान अवसर मिलते हैं। सारे लोगों को जो प्रक्रिया है उनसे गुजरना पड़ता है। और इलेक्शन कमीशन से आप किस तरह की समानता चाहती हो? आप चाहती हैं कि इलेक्शन कमीशन चुनाव के दौरान जो विपक्ष के नेताओं के ऊपर कार्रवाई कर रही हैं एजेंसियां, उनको रोक देना चाहिए। ये तो बहुत आप अपने फेवर की बात कर रही हो। सारा साल आप चोरियां करो, फिर इलेक्शन में खड़ जाओ, जो कार्रवाई चल रही हो आपके खिलाफ वो चाहती हैं कि वो रुक जाए, हमें डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। चोरियां जो कर रही हैं उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए आप ही बताओ ना। कि ऐसे तो हर आदमी चाहेगा कि मैं चोरी करूं और इंडिपेंडेंट आराम से बेधड़क होकर इलेक्शन लड़ूं, अगर मंत्री बन जाता हूं फिर तो सब कुछ मेरे हाथ में ही आ गया। तो आप तो चोरी करने का सीधे सीधे लाइसेंस मांग रही हैं कि, और कह रही हैं इलेक्शन कमीशन ये जो इस पर कार्रवाई बनती है एजेंसियां तो वो ना करें। अगर आपने कुछ करा ही नहीं है, कोई घपला नहीं हुआ, कोई कुछ चोरी नहीं करी आपने, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करी है, तो फिर एजेंसियों से डरने की क्या बात है आपको? कोई आम आदमी तो डरता नहीं इन एजेंसियों से, क्योंकि उनको क्या फ़र्क पड़ता है वो कार्रवाई करें ना करें, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं। जिन्होंने किया उनको वातावरण की नींद भी नहीं आती है। तो आप देख लीजिए आप किस कैटेगरी में हैं। आप कहते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड के मामले में एक एसआईटी गठित करनी चाहिए, जरूर गठित होनी चाहिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड तो अभी आए मैडम, 65 साल से इससे पहले आपकी सरकारें थी। क्या इससे पहले आप लोग चंदे नहीं लेते थे? क्या बिजनेसमैनों ने कभी ओपनली खुल के कहा कि हमारे से एक्सटॉर्शन होता है, हमें ज़बरदस्ती चंदे लिए जाते हैं? नहीं बोले ना वो 65 सालों से। आज इलेक्ट्रल बॉन्ड आए हैं तो आप क्या लगता है आपको बताएंगे वो कि आप लोगों ने कैसे चंदा लिया उन लोगों से? तो ये तो नहीं है कि सिर्फ वीआईपी के लिए, बीजेपी के लिए एसआईटी गठित होगी। जब गठित होगी तो मैडम वो सारे खुलासे करेगी। उस समय भी फिर आपको परेशानी होगी कि जी कांग्रेस के ऊपर ज़्यादा अटैक किया जा रहा है या हमारे गठबंधन के ऊपर ज़्यादा अटैक किया जा रहा है एजेंसियाँ। फिर आप उन्हीं एजेंसियों को बुरा बनाओगे जिसकी लिए आज आप मांग कर रही हो। तो जब एजेंसियाँ कार्रवाई करती हैं तो वो पार्टियाँ देख कर नहीं करेंगी, फिर वो इंडिपेंडेंट कार्रवाई करेंगी। और सबसे ज़्यादा आपको पता है 65 साल में घपले किसने करे हैं? अब जिसकी सरकार रही है नाम तो उन्हीं का लगेगा ना। 65 सालों में किसकी सरकार सबसे ज़्यादा रही है? 10 साल से चलो इनकी सरकार रही है, उससे पहले तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों की सरकार रही है। सुनीता केजरीवाल जी भी कहती है कि देश हमारा पीछे क्यों रह गया। केजरीवाल जी ने लेटर में लिखा था कि हमारा देश डेवलप क्यों नहीं हुआ, पीछे क्यों रह गया है, देश ने इतनी तरक्की क्यों नहीं करी। अरे भाई ये सीधे सीधे कांग्रेस से क्यों नहीं पूछ लेते? 65 साल तो देश इन्होंने चलाया है कि भाई हमारा देश इतना पीछे क्यों रह गया। जब अंग्रेज छोड़ के गए थे उस समय $1 की कीमत ₹1 से नीचे थी। आज इतनी बढ़ा क्यों ली इन्होंने? या आप लोगों से सरेआम पूछ रही हो? आपके पड़ोस में बैठी थी सोनिया मैडम, उनसे पूछ लेते हैं कि हमारा देश इतनी तरक्की क्यों नहीं कर पाया। तरक्की का हाल तो सोनिया जी ज़्यादा बता सकती हैं, क्योंकि जहाँ से ये अमेठी से इलेक्शन लड़ते रहे थे, पूरा परिवार इवन के दादी पोता सब वहीं से इलेक्शन लड़ते रहे थे और वहाँ के गाँवों तक में लाइट नहीं थी। ये कितनी तरक्की करा के दे रहे थे देश को। इनसे पूछो ना तरक्की कैसे होती है। बेरोजगारी खत्म करते करते बेरोजगार खत्म कर दिए इन्होंने। इंसान मर गए पर बेरोजगारी नहीं खत्म हुई उन लोगों की। आप दूसरों से पूछ रहे, अपने पड़ोस में बैठे मैडम से पूछ के देख लीजिए। आप प्रियंका मैडम जी का दूसरा आगे पूछती हैं कि जो अपोजिशन में फाइनेंशियल स्टेबल
यानी कि परेशान कर रही हैं कि उनको जो चंदा वगैरह कम मिल रहा है। तो दोस्तों अगर इनको चंदा कम मिल रहा है तो इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर है ना, लोग इनको चंदा क्यों नहीं दे रहे हैं। केजरीवाल जी भी कह रहे थे कि मैं कॉरपोरेट घरानों से चंदा नहीं लूँगा, मैं 10-10 रुपये लोगों से ले लूँगा, पर क्या लिया नहीं उन्होंने। कॉरपोरेट घरानों से करोड़ों के हिसाब से चंदा लिए हैं, 100-100 करोड़, 200 करोड़, 150 करोड़ की, ये तो भी हमारे सामने आ रही हैं। तो आप देखिए ना, अगर आपको लगता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी पब्लिक के बीच में सही है तो लोग आपको खुल के चंदा देंगे। ऐसे ही कॉर्पोरेट घराने, अगर आपकी क्रेडिबिलिटी सही है, उनको लगता है कि आने वाले टाइम में सरकार चलाएंगे, अच्छी पॉलिसियाँ बनाएंगे, तो आपको चंदा देंगे। अगर उनको लगता है कि ये देश को डुबो देंगे तो कौन आपको देगा चंदा। उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन जोर लगाए कि सब भाई इसको भी पैसे दो। मैडम आप एक एक कटोरा रखा लीजिए अपने दफ्तरों के बाहर कि जिसमें कुछ ना कुछ डाल के जाए जो भी यहाँ से निकले। तो दोस्तों पार्टियां इकट्ठी हुई, मीटिंग करी इन्होंने, पर बिल्कुल डायरेक्शनलेस। इनके पास कोई प्लान नहीं कि जी देश को किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे, हम आने वाले 5 सालों में आएंगे, देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। सारे अपना अपना राग लापते रहे, अपने अपने आप को बचाने की बातें करते रहे। इनको पता हम सारों के ऊपर तकरीबन ऑलमोस्ट जितने लोग इकट्ठे होते किसी ना किसी केस में सारे वांछित हैं, कहीं ना कहीं इन पे केस चल रहे हैं। उसको बचाने के लिए भागदौड़ हो रही है कि हम बचे रहें, हम बच जाएं, इकट्ठे हो जाएंगे तो बच जाएंगे। जैसे कहते हैं ना कि सारे अपराधी मिल जाएंगे तो हम लोग बच जाएंगे, नहीं तो हमें ये बीजेपी की लहर उखाड़ फेंकेगी। लहर ने जो करना है सो करना है, पहले आपके पास कोई विजन तो हो, लोगों तक अपनी बात तो पहुँचाओ। सिर्फ आप लोगों के सामने ये कहते रहोगे मोदी देश को बर्बाद कर देगा, मोदी देश को बर्बाद कर देगा। अरे मोदी ने तो देश को चांद पे पहुंचा दिया। मोदी के राज में देश 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया। मोदी के राज में पूरी वर्ल्ड वाइड इंडिया के पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ गई। जितने मुसलमान कंट्री इंडिया के अगेंस्ट जाते थे वो सारे इंडिया के मित्र बन गए। आज दुनिया में एक इंडिया का एक अपना रुतबा कायम है। जो फॉरेन में लोग रहते हैं उनसे कभी बात करके देखो, जब पास एयरपोर्ट पे जाते हो आपको कितना वेलकम होता है इंडियन होने के नाते। आपने इतने सालों में तो डुबाया था, इतने साल आपका राज था, आपको हजम नहीं हो रहा कि देश तरक्की कर रहा है, आपको वही चीज़ें अच्छी लग रही थी। तो दोस्तों अभी ये जो इंडिया गठबंधन है, इनके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है, कोई भी डेवलपमेंट प्लान नहीं है, कोई भी इनके पास कंक्रीट प्लान नहीं कि देश को कैसे आगे लेकर जाएंगे अगर ये सत्ता में आते हैं। तो शायद इनको मालूम हो रहा है कि ये सत्ता में आएंगे नहीं, इसलिए इन्होंने कोई प्लान ही नहीं बनाया, सिर्फ अभी तक अपने बचाने के प्लान ही बना कर बैठे हैं लोग। मिलते हैं दोस्तों को अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।